वेलकम टू द बालजी जंक्शन। और आप में से कई एस्पायरेंट्स को ऐसा लगता होगा कि उनको चीज़ें भूल जा रही हैं। दैट मीन्स पता नहीं उनको कुछ याद है या नहीं, वो आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे की चीज़ें भूल जा रही है, जो कि बहुत कॉमन है। ऐसा होता है और काफ़ी हद तक हम भूलते भी हैं। सो टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट द रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉर द नीट 2024। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में तीन चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है। वन, हाउ यू आर कंप्लीटिंग योर सिलेबस। सो सिलेबस कंप्लीट करना इज अ मस्ट, वो होना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए। द सेकेंड पार्ट इज रिवीजन, क्योंकि उसके बिना आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है वो रिवीजन मानती हैं, अदरवाइज वो भूल जाती हैं। एंड द थर्ड वन इज एग्जाम डे फियर, क्योंकि आप एग्जाम के दिन किस माइंडसेट से एग्जाम देते हैं, दैट विल अफेक्ट योर पोजीशन और योर रैंकिंग और योर सिलेक्शन। नाउ द फर्स्ट पार्ट, आप में से कई लोग ये कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, बट along with this revision part is very important। क्योंकि ऐसा अगर आप सोच रहे हैं कि आप जब फरवरी लास्ट या मार्च तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तब रिवाइज करेंगे, तो यू आर रॉन्ग। आपको टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए रिवीजन हैंड टू हैंड चलते रहना चाहिए ताकि आपकी प्रिपरेशन 100% होती रहे। नाउ अगर रिवीजन की बात करें तो हमारे पास तीन सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एक्चुअल में किसी सब्जेक्ट को ले तो उसमें दो पार्ट होते हैं। वन इज कॉन्सेप्चुअल पार्ट, जो कि सारे सब्जेक्ट में होता है, बस इसके परसेंटेज वैरी करते हैं, किसी में ज्यादा होता है किसी में कम होता है। एंड द सेकेंड वन इज फैक्चुअल पार्ट, यानी कि कितने फैक्ट्स हैं, यानी कितने डेटा हैं। तो अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ कि कितना कॉन्सेप्चुअल है या फैक्चुअल है, हम अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी को भी उसके अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। सो नीट के लिए हमारे पास तीन सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब इसमें अगर हम केमिस्ट्री को देखें तो केमिस्ट्री काफ़ी डाइवर्स है। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री है जो फिजिक्स की तरह प्रिपेयर होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी काफ़ी हद तक बायोलॉजी से मिलती है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो इसके और इसके इन दोनों की स्ट्रैटेजी को मिलाकर अटेम्प्ट हो सकती है। अगर हम पहले बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में जो मेन पार्ट होता है वो होता है कॉन्सेप्चुअल पार्ट, यानी आपको कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझ में आना चाहिए। सबसे पहला जो है आपको काम करना है कि चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अब करना कैसे है इसको, आपको अपने पूरे सिलेबस को अकॉर्डिंग टू द रिमेनिंग टाइम आपको उसको डिवाइड कर लेना। अब ये डिवीजन आपके हिसाब से हो सकता है कि आप कितना आपका प्रिपेयर है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए आपका 50% पूरी तरीके से तैयार है, तो आप ये जो स्ट्रैटेजी है वो रिमेनिंग 50% पे अप्लाई करिए। अगर आपका टोटल नहीं तैयार है तो आप ये टोटल पे अप्लाई करिए, या जितने परसेंट भी तैयार है उसके अकॉर्डिंग आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब जो नहीं तैयार है उसको सबसे पहला जो वेटेज देना है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे, और देन चैप्टर वाइज उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। देखिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना फिजिकल और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन होता है जहाँ पे हम गड़बड़ करते हैं। हमें अपनी गलतियों को कम करना है, तो क्वेश्चंस हमें मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, और इसके लिए कई बुक्स पे नहीं भागना है, हमें केवल एक बुक जो भी रिलायबल बुक हो उसको आप कंसीडर करेंगे और आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे, तो उनको आपको छोड़ देना है, मींस आप उसको करेंगे बट उसको इजी वे में लेना है। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और इन क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है। अब इस प्रॉब्लम क्रिएटिंग वाले क्वेश्चंस पे आपको इनके एप्लीकेशन पार्ट पे ध्यान देना कि आप इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे इसके बारे में सोचेंगे। अब तो अपनी थिंकिंग एबिलिटी को इसके ऊपर डेवलप करना है, और हर टाइप के क्वेश्चन जो भी आपको प्रॉब्लम देते हैं उनको अपनी रिवीजन कॉपी में नोट डाउन करना है। रिवीजन कॉपी में आपको हर टाइप के क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल होना चाहिए, जिसको आप जब चाहे तब चेक करके देख ले कि वो कॉन्सेप्ट आपको अभी भी कायदे से क्लियर है या नहीं। रिवीजन कॉपी में आपको चैप्टर वाइज ये क्वेश्चंस जो है इकट्ठा होते रहेंगे, एंड दैट इज वेरी ऑब्वियस कि इसको आपको
अपने हर 15 डेज पे रिवाइज करना है, यानी चेक करना है कि आपको आ रहा है या नहीं। तो थोड़े टाइम बाद इस एग्जाम्पल्स में से बहुत से ऐसे होंगे जो आपको 100% श्योर हो गए होंगे कि अब वो इस कैटेगरी में आ गए, तो उनको अब आपको वहीं छोड़ देना और रेस्ट क्वेश्चन को दूसरे पेज पे लिख लेना है और अब उनके साथ वही स्ट्रेटजी अपनानी है। तो डे बाय डे आपके सारे टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सो फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत ही कारगर है या बहुत फ्रूटफुल है। नाउ ड्यूरिंग दिस रिवीजन एक बात जो इम्पॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग दिस आपको PYQ एंड मॉक टेस्ट भी लगानी है। कैसे? लेकिन पूरे सिलेबस के नहीं, केवल चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज जो चैप्टर का आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं उसके PYQ और मॉक टेस्ट लगाते जाइए, सो दैट आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होता जाए और जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है उसको फर्दर इसी तरीके से टैकल करना है। नाउ कम टू बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये दोनों एक तरीके से टैकल होती है और इसमें फैक्चुअल पार्ट ज्यादा आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कॉन्सेप्ट्स नहीं होते। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू रिमेनिंग टाइम एंड योर प्रिपरेशन और आपने एक यूनिट ली है जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स में कई टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मिंडल्स लॉ है, उसके एक्सेप्शंस हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी है, लिंकेज है, प्लियोट्रॉफी है, मल्टीजेनिक इनहेरिटेंस है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। अब आपको जब भी आप रिवीजन करें उसके बाद ये एनालिसिस करनी पड़ेगी आपको सब्जेक्ट वाइज या चैप्टर वाइज कि ये टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में आते ही आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आता है या नहीं। अगर आता है देन इट्स वेरी गुड, अगर नहीं आता है तो आपकी रिवीजन कॉपी में जिसमें लिखा होगा ऊपर कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम, उसमें उसको आपको नोट डाउन करना है और उस पर काम करना है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। उसके साथ साथ फॉर ऑल सब्जेक्ट जो भी चीज़ आपको लगती है कि आपने कर ली है उसको एक स्टिकी नोट पे लिखिए, सिर्फ उसका नाम, और उसको अपने बेड के सामने वाली वॉल पे चिपका दीजिए और सोने जाने से पहले एक बार उसको रिकॉल करिए। अगर वो आपके दिमाग में आ जाता है देन इट्स टू गुड, इसका मतलब वो हो गया आपका प्रिपरेशन। अगर नहीं आता है तो तुरंत वहीं पे बुक खोलिए और उसको क्लियर करिए। ऐसा तब तक करिए जब तक कि लगातार 7 दिनों तक वो आपको याद ना आ जाए, मीन्स लगातार वो आपको रिकॉल होने लगे, तो फिर उसको वहां से उठा के अपनी रिवीजन कॉपी में चिपका दीजिए। ऐसा करते करते आपके वॉल पे नए स्टिकर्स आ जाएंगे और आपकी कॉपी पे दूसरे स्टिकर इकट्ठा हो जाएंगे। इसका फायदा ये है कि एट द एंड ऑफ ऑल दीज आपके पास कुछ ऐसे स्टिकर्स होंगे जो आपको बार बार दिक्कत करेंगे और उनको आपको एग्जाम से पहले भी रिवाइज करके जाना है। एंड वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑब्वियस कि आपको बायोलॉजी वीकली रिवाइज करना ही करना है। कैसे वीकली रिवाइज करें? सिंपल, पहले आप अपने उसकी नोट्स को वापस पढ़ लें एंड देन अगर टाइम मिले तो एक बार NCERT की रीडिंग लगा लें, बिकॉज NCERT इज द बाइबल ऑफ बायोलॉजी, उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो आप जितनी बार रीड करेंगे कुछ ना कुछ आपके दिमाग में जाएगा। वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि आपको NCERT के टेबल और डायग्राम भी बहुत अच्छे से चैप्टर वाइज देखते रहना है, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से आएगा ये नहीं पता, बट NCERT से आएगा, तो वो डायग्राम का भी हो सकता है और टेबल का भी हो सकता है। सो बाय दीज वेज आपको एक कॉपी तैयार होगी जिसमें आपके वो टॉपिक्स होंगे जो कि आपको फ्रीक्वेंट रिवाइज करनी है, वाले दूसरे टॉपिक्स होंगे जो आपको याद है। साथ ही साथ ऑब्वियसली PYQ एंड मॉक टेस्ट देने हैं आपको चैप्टर वाइज ओनली। नाउ कम टू द ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक को में कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी है और फैक्चुअल पार्ट भी है, तो इसको हमें दोनों तरीके से प्रिपेयर करना है। सो ऑब्वियसली पहले हमें एंटायर सिलेबस को रिमेनिंग टाइम के हिसाब से डिवाइड कर लेना है और फिर हर चैप्टर वाइज जैसे हमको नेम रिएक्शन है उसको कॉपी पे लिख लेना है, और एक तो टोटल नेम रिएक्शन लिखना है, दूसरा केवल नाम लिखना है। और जब भी हम उस कॉपी को जिसमें केवल नेम रिएक्शन लिखा है तो
उसको जब भी नाम पढ़े हमें वो रिकॉल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कैनिजरोज रिएक्शन हमने पढ़ा, तो हमें पता होना चाहिए कैनिजरोज रिएक्शन में क्या क्या रिएक्ट करता है, क्या बनता है, क्या कैटलिस्ट यूज होता है। अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स आपको तैयार है, तो आप टिक लगा सकते हो उसको। अगर नहीं हो रहा है तो आपको फर्दर उसको देखना है और एक स्टिकी नोट अपने बेड के सामने लगाना है। इस तरीके से आपको अपने आप को याद दिलाना है कि आपको क्या क्या याद करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, आपको प्रैक्टिस करनी है, रिएक्शंस को ज्यादा से ज्यादा बार प्रैक्टिस करिए और उसके मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। एंड हैंड बाय हैंड आपको ऑब्वियसली PYQ एंड मॉक टेस्ट अटेंड करने हैं टिल मार्च। याद रखिएगा, ये काम सिर्फ मार्च तक करना है। आफ्टर मार्च, अब लास्ट मंथ की जो स्ट्रैटेजी है दैट इज आफ्टर मार्च। मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल टू 4 मई, या जो भी आपकी सुटेबल डेट है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहां पर आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट करने हैं। फुल सिलेबस, अब आपको चैप्टर वाइज नहीं करना, आपको फुल सिलेबस करने हैं मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऑब्वियसली एक पेपर उठा लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए टाइम मैनेजमेंट के साथ विथ OMR शीट। OMR शीट आपको नहीं है, जस्ट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दैट। आपको तो सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। प्रिंट आउट लीजिए जिसमें गोला बना होना चाहिए सिर्फ, उसको यूज करिए। एंड केवल मॉक टेस्ट देना जरूरी नहीं है, मॉक टेस्ट की एनालिसिस बहुत जरूरी है। देखिए, आपने एक मॉक टेस्ट दिया समझ लीजिए, और उसमें पहले मॉक टेस्ट में आपके 50% राइट हुए और 50% रॉन्ग हो गए। तो यहाँ आपको हर टेस्ट से कुछ पॉजिटिव लाना है, आपके मार्क्स बढ़ाने हैं। तो जो पहले जो राइट हुए उसमें चेक करना है कि राइट जो हुए वो सब राइट है या कुछ तुक्के से हुआ। अगर कुछ तुक्के से हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर 10% आपको लगता है तुक्का लगा, तो 10 को इधर करिए, क्योंकि अपने साथ ऑनेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10% आपने यहाँ किया, यानी 60% अभी आपका अनप्रिपेयर्ड है। अब इस 60% में से हो सकता है 20% आपका सिली मिस्टेक्स हो, यानी कि आपने क्वेश्चन का कुछ पढ़ लिया हो, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना था वो नहीं किया आपने, किसी का क्वेश्चन किसी का आंसर आपने लिख दिया, तो इस तरीके के मिस्टेक हो सकते हैं 20% हो। फिर आपको देखना है कि कितने कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुए, तो आपका हो सकता है ये परसेंटेज 10% हो, और जो फैक्चुअल मिस्टेक्स हैं वो 20%। तो यहाँ आपको इस डेटा से पता चलेगा कि आपका ये फैक्चुअल पार्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपको रिवीजन जो आपने फैक्चुअल जो बना के रखी है अपनी कॉपी रिवीजन की, उसमें से फैक्चुअल पार्ट को लगातार रिवाइज करना है एंड देन अगेन गो फॉर द नेक्स्ट मॉक टेस्ट। और साथ में साथ कोशिश करनी है कि ये जो सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं उनका परसेंटेज डे बाय डे कम होता रहे, एंड कोशिश करनी है कि ये 0% तक आ जाए। कॉन्सेप्चुअल पार्ट को क्लियर करना सबसे आसान है। आप मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को उठाइए, वापस से बुक कॉपी सर जो भी मिलते हैं उनके पास जाइए और उनसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, फिर उस टाइप के क्वेश्चंस फिर करिए और देखिए कि क्या फर्दर वो गलती करते हैं। सो दैट इज द बेस्ट वे टू गेट बेस्ट आउट ऑफ यू, एंड आई होप you will get your best college. So I guess it will help for you. Thank you so much.